Hello students, good morning all of you. I think you are very fine in these days. Today we will discuss about an important topic, that is direct variation and inverse variation for class 8th. For class 8 this chapter is very important because this chapter is also useful फॉर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आल्सो। तो चलिए आइए हम देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। बच्चों, आपने अपने रोज़ की लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं या आपके सामने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक रिजल्ट्स मिलता है, एक चेंज मिलता है। जैसे अगर मैं कहूँ, आप मार्केट में जाते हो, एक पेंसिल खरीदते हो, तो अगर एक पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़ है तो 2 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? 10 रुपीज़। 3 पेंसिल्स की प्राइस कितनी होगी? 15 रुपीज़। 4 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? 20 रुपीज़। इट मीन्स जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पेंसिल्स को बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ प्राइसेस, पेंसिल्स के टोटल जो प्राइस आ रहे हैं वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। व्हेन पेंसिल इज़ 1 प्राइस इज़ 5, पेंसिल इज़ 2 प्राइस इज़ 10, पेंसिल इज़ 3 प्राइस इज़ 15, पेंसिल इज़ 4 प्राइस इज़ 20 एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे। बच्चों, यू आर इंटरेस्टेड टू राइड ऑन बाइसिकल्स और बाइक। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आपने 5 मिनट साइकिल चलाया, कुछ दूर चले, 10 मिनट चलाएंगे, उससे और कुछ अधिक डिस्टेंस कवर करेंगे, 15 मिनट चलाएंगे और भी अधिक डिस्टेंस कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पता चलता क्या है, जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे आपके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। बच्चों, इसी के साथ साथ मैं क्या देख रहा हूँ कि एक वैल्यूज़, एक क्वांटिटीज़ को इंक्रीज करने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसा कि पेंसिल के केस में देखा कि अगर हम नंबर ऑफ पेंसिल्स को इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी आल्सो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट से है। उसी तरह से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, बाइकर्स द्वारा या साइकिलर्स द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो भी बढ़ता जाता है। बच्चों, इसी के अपोजिट कुछ इवेंट्स हमारे सामने ऐसे घटते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं कि किसी वर्क को कंप्लीट कराने के लिए हमने कुछ लेबर्स लगा रखे हैं। अगर उस एक वर्क को मकान, सपोज कर लेते हैं कि एक मकान की हमें पेंटिंग करानी है, उस मकान की पेंटिंग पर अगर मैं 2 मज़दूर लगा देता हूं तो कुछ दिनों की संख्या होती है। मान लो 2 मज़दूर उसको 20 डेज़ में पेंट कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर मज़दूरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या दिनों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? तो हम देखते क्या हैं कि जब नंबर ऑफ़ वर्कर्स हम बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ़ लेबर्स बढ़ा देते हैं, तो जो मकान, जो हाउस 20 डेज़ में पेंट्स होता था वो 10 डेज़ में पेंट हो जाएगा। इट मीन्स एज बी इंक्रीजेज द नंबर्स ऑफ वर्कर ऑन द साइड्स, द नंबर ऑफ डेज इज आल्सो इंक्रीजेज। सो वी हैव रिटन हियर, इन एवरीडे लाइफ we get change or variation of one quantity। अगर one quantities में change होता है, brings in change in another quantity। अगर दूसरी quantity में भी change हो रहा है तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? proportion कहते हैं। ये proportion दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट वेरिएशन के, या डायरेक्ट proportion के, या इनवर्स proportion के। यहाँ proportion कहना, चेंज कहना, वेरिएशन कहना, दे आर द सिमिलर टर्म्स। बच्चों, आइए चलते हैं कुछ एग्जांपल्स को। जैसा कि अभी हमने समझाया कि एज टाइम इंक्रीजेज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी आल्सो इंक्रीजेज। इट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है
किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो भी इंक्रीज होता है। मतलब टाइम के बढ़ने पर अगर एक वैल्यूज़ आपकी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेज द कास्ट ऑफ आर्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। मीन्स इस केस में भी अगर एक आर्टिकल आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी आर्टिकल अपने आप बढ़ जा रही है, और यही केस पहले वाले भी एग्जाम्पल में हुआ था। आइए चलते हैं इन एग्जाम्पल नंबर 3, एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज। आप सपोज कर लो एक बाइक लिए हो, बाइक से चल रहे हो, अगर उसका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने मेंटेन कर रखा है तो कुछ टाइम में एक निश्चित डिस्टेंस आप कवर करोगे। आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो घर से स्कूल जाने का टाइम क्या होगा, वो फिक्स, घर से स्कूल जाने का के लिए अगर आप स्पीड को फिक्स कर देते हो, अगर आप वो 10 किलोमीटर पर आवर रखते हो तो सपोज कर लेते हैं 10 मिनट लगता है। अगर आप स्पीड को बढ़ा देते हो तो क्या 10 मिनट लगेगा? नहीं। As you increases the speed of the bike, the time taken by you to cover the distance from school to house or house to schools, they are decreases. So, as the speed of vehicle increases, the time taken to cover the same distance decreases. इसका मतलब एक को बढ़ा रहे हो और दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। वहीं हम देखते हैं कि as the number of worker increases, अगर किसी साइड पर नंबर ऑफ वर्कर्स को आपने इंक्रीज कर दिया है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क डिक्रीजेज। इसका मतलब एक की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी की वैल्यू घट रही है। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे आपकी लाइफ में पर डे घटती रहती है। तो बच्चों इन्हीं एग्जाम्पल्स के आधार पर हमने चेंज बताया, दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट चेंज या डायरेक्ट प्रपोर्शन। दूसरा वहीं पर बताया गया इनडायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट चेंज और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो बच्चों व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशंस का यहाँ पर सेंस ये है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ावें तो दूसरी बढ़े, या पहली क्वांटिटी को घटाएं तो दूसरी घटे। ऐसा वेरिएशन क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन में लिखा है कि इफ़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटीज रिजल्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब अगर पहले इंक्रीज होता है तो हम यहाँ इंक्रीज का सेंस लेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम डिक्रीज का सेंस लेंगे। इट मीन्स अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़े, एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी भी घटे। तो इस तरह का जो वेरिएशन होगा दैट इज़ द डायरेक्ट वेरिएशंस। और इसको सिंबॉलिकली लिखा जाता है कि x के बढ़ने पर y बढ़े, x के घटने पर y बढ़े। इट मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइंस होता है लाइक दिस, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो हम y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमको मिलेगा x बाई वाई। अब ये प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पर हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लिख लेते हैं k, और इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। बच्चों अगर x की दो सिचुएशंस में अलग अलग वैल्यू x1 और y2 हो, x1 और x2 हो, और उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y1 और y2 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2 इज इक्वल टू, इस तरह से अगर और भी क्वांटिटी लोगे तो इज इक्वल टू k के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक इसके रिवर्स प्रोसेस में ये कहा जाता है कि इफ़ इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स डिक्रीज और इंक्रीज इन वन क्वांटिटी। ज़रा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो वहीं पर दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एक पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स इफ़ यू इंक्रीज वन क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज हो, तो ऐसे वेरिएशंस को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशंस कहेंगे, या इनवर्स वेरिएशन कहेंगे, या चेंज कहेंगे, या प्रपोर्शन कहेंगे। तो अगर दूसरी पहली डिक्रीज करती है और दूसरी इंक्रीज करती है तो भी वो इनवर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशंस का एग्जाम्पल होगा। इस केस में अगर एक के बढ़ने पर दूसरा घटे और एक के घटने पर दूसरा बढ़े तो ऐसे सिंबल्स को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y।
x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। बच्चों जब इस y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो x का मल्टीप्लाई y में होगा, xy इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, उसके लिए कांस्टेंट यूज करेंगे। यहाँ पर यह कांस्टेंट वंस अगेन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शंस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अगर x की डिफरेंट सिचुएशंस में वैल्यू x1 x2 हो और उसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आ रही हो y1 और y2 हो, तो हम लिखेंगे x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू k। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको हमारी बुक्स में मिलेंगे जिसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ये है पूरा डायरेक्ट वेरिएशंस और इनवर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आइए देखते हैं इन कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 टेबल्स दिए गए हैं like this and this. There are 3 given tables and in each tables we want to find out the 2 quantities x and y are in proportion or not. मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूँ कि ये 2 क्वांटिटी x और y जो है वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्ट अगर प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात हम करें तो मैंने आपको बताया था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y होता है। इट मीन्स व्हाट? x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2 इज इक्वल टू x3 अपान y3 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू x1 है, y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड x5 y5। हम निकालते हैं x1 बाई x2। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 बाई x2? व्हाट हैपन? दैट इज़ 3/9। x1 अपान y1। दूसरे में निकालेंगे x2 अपान y2। देखो यहाँ 3 अपान 9, x1 अपान y1, 5 अपान 15 दैट इज़ x2 अपान y2। x3 अपान y3 क्या होगा? देखो ये x3 ये y3, x3 अपान y3 क्या होगा? 8 अपान 24। इसी तरह से x4 अपान y4 निकालेंगे। x4 ये है, y4 ये है, दैट इज़ 11 अपान 33। अब हम निकालेंगे x5 अपान y5। व्हाट हैपन हियर? 26 अपान 78। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका रिजल्ट 1 अपान 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ए भी 1 अपान 3, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ए भी 1 अपान 3, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ए भी 1 अपान 3, 26 1 जा 26 3 जा, ए भी 1 अपान 3। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? हियर x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2 is equal to x3 upon y3 is equal to x4 upon y4 is equal to x5 upon y5 because all the values are equal to 1 by 3. So we can say that x and y are in directly proportional. इसी तरह से बच्चों अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूं, इसके सेकंड पार्ट को देखूं तो x1 अपान y1 निकालूंगा, x2 अपान y2 निकालूंगा, x3 अपान y3 निकालूंगा, x4 अपान y4 निकालूंगा। आइए देखते हैं। दैट इज़ 2.5 x1 अपान y, इन दोनों का रेशियो 2.5 अपान 10, यहाँ निकालेंगे 4 अपान 16, फिर 7.5 अपान 30, 10 अपान 40, फिर 14 अपान दैट इज़ x5 अपान y5 इज इक्वल टू 14 अपान 22। इसकी वैल्यू देखते हैं तो 2.5 4 जा दैट इज़ 1 अपान 4। नाउ दिस इज़ 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 अपान 4, दैट इज़ 7.5 4 जा दैट इज़ 1 अपान 4, 10 4 जा 1 अपान 4। अब देखो बच्चों यहाँ है 14 अपान 22, अगर यहाँ मैं कट करूँगा 2 7 जा 14, 2 11 जा, दिस इज इक्वल टू 7 बाई 11। इट मीन्स आउट ऑफ दिस
only x5 upon y5 is doesn't equal to all previous this. It means x1 upon x2, sorry, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 is equal to x4 upon y4, because all are the values of these ratios is equal to 1 upon 4. But this is does not equal to x5 upon y5. So x and y are not in directly प्रोपोर्शनल। ठीक इसी आधार पर चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं हुआ, हमने दो सॉल्व कर लिया। एक आपके लिए होमवर्क, यू विल चेक इट दैट x and y are proportion or not. Now we move in the question number 2. In question number 2, x and y are directly proportional. बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा कि जो ये x और y दो क्वांटिटीज़ हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देन फाइंड x1 अपॉन x2, x1 x2, x1 comma x2 and y1. Since x and y are indirectly proportional, directly प्रोपोर्शनल, बच्चों ये दोनों क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट में कहा गया, देन द रेशियो ऑफ x एंड y आर इक्वल. सो वी कैन से दैट x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4 एंड सो ऑन. तो चूंकि हमारे पास यहाँ कितने वैल्यूज़ हैं, x1, x2, x3, x4, 4 है तो 4 तक ही रिक्वायरमेंट है. बच्चों अगर पहली बात देखा जाए, x1 इज़ व्हाट हियर 3 अपॉन व्हाट इज़ y1 दैट इज़ 72. x2 के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ x1, ध्यान देना यहाँ x2 है और x2 के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ x1. इट मीन्स दैट इज़ x1 अपॉन 120. व्हाट इज़ द x3? x3 मीन्स यहाँ पर दे रखा x2 अपॉन व्हाट इज द y3 192. व्हाट इज द x4 दैट इज 10 एंड व्हाट इज द y4 दैट इज y1. बच्चों यहाँ सिंबल चूँकि जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट बताया गया उस हिसाब से फार्मूला ये डिस्क्राइब किया गया है और क्वेश्चंस में x2 के प्लेस पर x1 लिख दिया, तो इससे आप परेशान मत होइएगा. ये सेकंड प्लेस पर दिया है, ये x2 की वैल्यू होगी, ये थर्ड प्लेस पर दिया इसलिए x3 की वैल्यू होगी. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन इक्वेट दिस इक्वल टू दिस एंड आल्सो दिस इक्वल टू दिस एंड आल्सो दिस इक्वल टू दिस. वी गेट द रिजल्ट. तो लिखोगे व्हेन 3 अपॉन 72 इज इक्वल टू x1 अपॉन 122. 120, व्हाट हैपन अबाउट x1? दैट इज 3 इंटू 120 अपॉन 72. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 and 0, 4 5 जा 20. So the value of x1 is 5. Now when 3 upon 72 is equal to x2 upon 192, what happened about x2? That is 3 into 192 by 72. That is 3 2 ja 6, 3 4 ja 12. Now 6 4 ja 6 से कटेगा, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 119, 1 2 12, 6 2 जा 12 and 4 8 ja 32. So the value of x2 is equal to 8. Now when you have equate 3 upon 72 is equal to 10 upon y1, after cross multiplication you get 3y1 is equal to 72 into 10
और y1 इज इक्वल टू 72 इंटू 10/3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 20 का अगर 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 240. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x2 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल टू 240. These are the answers of these two questions. Now the next question is question number 3. In question number 3, a truck covers a distance of 510 kilometer. एक ट्रक एक डिस्टेंस कवर करता है दैट इज़ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल. जब 34 लीटर डीजल यूज़ किया जाता है तो वो ट्रक 510 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है. हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर्स इन 20 लीटर्स. 20 लीटर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा. बच्चों कोई भी ट्रक 34 लीटर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 लीटर में उससे कम डिस्टेंस कवर करेगा. इट मीन्स एज द कंजम्पशंस ऑफ डीजल डिक्रीजेस the distance covered by the truck also decreases. So we can say that these datas are in direct variation. तो इसके लिए क्लास 8 के बच्चों के लिए यहाँ पर एक बॉक्स फॉर्म करके हम बनाते हैं. लेट ट्रक कवर्स in 20 liters is x kilometer. So we prepare a box, we draw a box like this. In this box we have written something here. What is my requirement? My requirement is distance. हमसे पूछा जा रहा है what is the distance covered by the truck, and distance is measured here in kilometer. And what is given in this, diesel is given, required diesel, that is in liter. तो बच्चों आप ज़रा देखो कि जब 34 लीटर डीजल लगता है तो ये बस 510 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. तो जब 20 लीटर डीजल ले लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. सपोज कर लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ सपोज किया है. सपोज दिस ट्रक कवर्स x किलोमीटर. तो यहाँ पर देखने से पता चलता है बच्चों कि जब 34 लीटर डीजल लग रहा है तो 510 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल्स द ट्रक कवर्स द डिस्टेंस इज इक्वल टू 510 किलोमीटर. सो व्हेन यू decreases the quantity of diesel, the distance covered by the truck is also decreases. So one quantity is decreases, other is also decreases. So you can say that here directly proportionals exist. As quantities of diesel, quantity of diesel decreases, the distance, the other quantity. यहाँ पर other quantity क्या है. other quantity है distance covered by truck also decreases. तो अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है और दूसरी भी डिक्रीज हो बच्चों, सो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, इन डायरेक्ट proportion. So we can say that, so in direct proportion the ratio of both quantities are equal. So we can say that 34 upon 510 is equal to 20 upon x. What happened? The value of x, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाओ, 34 कहाँ चला जाएगा, डाउन में चला जाएगा, दैट इज़ 20/34. 510 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा. हम डिवाइड करते हैं, 2 10 जा, 2 17 जा, एंड 17 3 जा, 33 10 जा,
दैट इज़ 300 किलोमीटर। तो बच्चों आपने क्या देखा कि जब डीजल्स की क्वांटिटी आपने घटा दिया, 34 से 20 कर दिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इज आल्सो डिक्रीजेज, दैट इज 300 किलोमीटर फ्रॉम 510 किलोमीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।